हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेलेंस स्टडी सर्कल। तो आज के इस क्लास में हम लोग रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ समझने वाले हैं। तो रेजिस्टेंस क्या होता है और ओम्स का लॉ क्या है। तो सबसे पहले अगर हम लोग रेजिस्टेंस समझना चाहते हैं तो हमें इस बात का आइडिया होना चाहिए कि हम लोग जितने भी आसपास मटेरियल्स हैं हम लोग उसे तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं: कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। और तीनों मटेरियल में बेसिक डिफरेंस क्या है। अगर आप मान लो कि ये कोई कंडक्टर है तो बच्चों आप जानते होंगे कि कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं, है ना। और अगर आप ये भी समझना चाहते हो कि कंडक्टर से आखिरकार करंट क्यों फ्लो कर जाता है, इंसुलेटर से करंट क्यों नहीं फ्लो कर पाता है, तो अभी आपको इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत मिलने वाला है, इसलिए ध्यान से सुनेंगे। तो बच्चों ठीक है ना। हम लोग देखते हैं क्या कि कोई कॉपर का रॉड हो, अल्मुनियम का रॉड हो, सिल्वर का रॉड हो, तो इन सारे मटेरियल से बड़ा आसानी से करंट फ्लो कर जाएगा। लेकिन अगर यही आप है ना कोई वुडन मटेरियल ले लो या प्लास्टिक ले लो, ठीक है, तो आप देखोगे माइका ले लो, तो आप उससे देखोगे क्या कि उसे कभी करंट फ्लो नहीं कर पाता है ना। तो क्या ऐसा रीजन है कि आयरन का रॉड हो, कॉपर के रॉड हो, ये सबसे करंट फ्लो कर जाता है, जबकि है ना कोई भी वुडन मटेरियल से, कोई प्लास्टिक मटेरियल से करंट फ्लो नहीं कर पाता है? तो क्या रीजन है? तो रीजन ये है बच्चों, ठीक है, आप जानते हो कि दुनिया में कोई भी मटेरियल हो वो एटम का ही बना हुआ है। तो ये जो भी मटेरियल होगा ये किसका बना हुआ है बच्चों? एटम से मिलकर बना हुआ है। और आप डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स भी पढ़े होंगे, जैसे रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, है ना, जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल। तो आपने डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो आप जानते हो कि कोई भी मटेरियल आप देख रहे हो वो किसका बना होता है? एटम्स का बना होता है ना। और ठीक है, एटम के सेंटर में क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं, और उस न्यूक्लियस के चारों ओर है ना इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन है ना कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एनर्जी गेन करके है ना एटम से बाहर निकल जाते हैं। और ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स पूरे है ना क्रिस्टल के वॉल्यूम में है ना मूव कर सकते हैं। इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है ना। वैसे इलेक्ट्रॉन्स जो एटम से निकल गए हो और ठीक है क्रिस्टल, ये जो मटेरियल है इसके पूरे वॉल्यूम में मूव कर सकते हैं, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, जिसे मैंने डॉटेड डॉटेड पॉइंट से रिप्रेजेंट किया है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, ठीक है ना। और कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, और इंसुलेटर में इस तरह के फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते हैं, जिस वजह से कंडक्टर में ही है ना करंट फ्लो कर पाता है, क्योंकि इसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, जबकि इंसुलेटर में इस तरह के कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है ना। तो बच्चों ठीक है, आखिरकार रेजिस्टेंस होता क्या है? अगर हम लोग इस बात को समझना चाहें कि रेजिस्टेंस क्या होता है, तो जब ठीक है जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं बच्चों, ठीक है, तो है ना ये रास्ते में क्या होता है, ठीक है ना, एटम से बार बार कोलाइड करते हुए जाते हैं। क्यों? क्योंकि है ना इनके पाथ में, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन्स के पाथ में बहुत सारे एटम्स हैं, ठीक है ना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं कंडक्टर के अंदर तो क्या होता है, ये ठीक है एटम से बार बार कोलिजन करते हैं, जिसके वजह से है ना इनका स्पीड स्लो हो जाता है, ठीक है ना। और है ना इनका रैंडम वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, ये बहुत फास्ट मूव कर सकते हैं, लेकिन इन कोलिजन्स के वजह से इनका स्पीड कम हो जाता है। तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के है ना जो मूवमेंट में जो ऑब्स्ट्रक्शंस है किस फॉर्म में? एटम्स के फॉर्म में, है ना, ठीक है, जिस वजह से ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं पूरे वॉल्यूम में, है ना, ठीक है, हाई स्पीड से, है ना। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? ठीक है, रेजिस्टेंस होता है ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, है ना। ये ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होता है? ड्यू टू ठीक है कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद द एटम्स ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो हम लोग रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हो बच्चों? ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है? द ऑब्स्ट्रक्शन produced by the
produced by the atoms of a conductor to the flow of free electrons is called resistance ठीक है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं है ना, उनके पाथ में जो ऑब्स्ट्रक्शंस बन के ये एटम्स खड़ा है, ठीक है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो बच्चों ठीक है ना, अगर हम लोग ठीक है, ये हम लोग बस एक बेसिक आइडिया लिए रेजिस्टेंस का, अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम लोग थोड़ा देख ले ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या होता है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है और हम लोग ठीक है इसे अभी अच्छे से पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। ओम्स लॉ क्या है? तो बच्चों ये बहुत ही बेसिक सा लॉ है, ठीक है, ये बात आप भी जानते होंगे, है ना, ठीक है, भले आप इसको ठीक है रियलाइज नहीं किए हो, है ना, ठीक है, आप अगर इसके सेंटेंस को ना सुने हो, बट हाँ ठीक है आप एक्चुअल लाइफ में इस बात को समझते होंगे। कैसे? ठीक है, तो मान लो बच्चे एक कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर के अक्रॉस आपने एक बैटरी लगा दिया और आप खुद सोचो, अगर ये बैटरी 2 वोल्ट का हो तब इस कंडक्टर में ज्यादा करंट फ्लो करेगा कि अगर ये 10 वोल्ट का बैटरी हो तब ज्यादा करंट फ्लो करेगा, है ना। तो ऑब्वियस ही बात है, ठीक है ना, आप मैक्सिमम बच्चे ये समझते होंगे, है ना, कि अगर हम लोग ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, 10 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो उस वक्त करंट ज्यादा फ्लो करेगा, मींस है ना, जितना ज्यादा आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, है ना, अगर 2 वोल्ट अप्लाई किए होंगे तो कम करंट फ्लो किया होगा, 10 वोल्ट अप्लाई किए होंगे तो ज्यादा करंट फ्लो किया होगा। इट मींस है ना, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, है ना। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे दोनों एंड्स के बीच, आप देख सकते हो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल यहां पे कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल यहां पे कनेक्टेड है, तो दोनों है ना एंड्स के बीच, कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, कितने वोल्ट का, है ना। अगर हम ये बैटरी लगाएं 10 वोल्ट का तो दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितने हैं, 10 वोल्ट का है, ठीक है। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे इस कंडक्टर में उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, ठीक है ना। और करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है। तो यही बात ओम्स लॉ का भी कहना है, ठीक है ना। अगर आप इसके स्टेटमेंट को सुनेंगे, ठीक है, तो बिल्कुल सेम बात है। ओम्स लॉ क्या कहता है बच्चों, ठीक है, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। जितना ज्यादा आप है ना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, लेकिन इसके लिए आपको कुछ कंडीशंस हैं, है ना, जिसको कांस्टेंट रखना है। जैसे ठीक है, जैसे कि इस दौरान टेम्परेचर बदलना नहीं चाहिए, आपको टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, प्रेशर, स्ट्रेस, ये सब क्या करना है, कांस्टेंट रखना है, ठीक है। तो अगर हमें आपको स्टेटमेंट लिख के आपको इस बात को समझाऊं, ठीक है, ओम्स लॉ का क्या कहना है बच्चों, ठीक है, इट स्टेट्स दैट द करंट flowing through any conductor is directly proportional to the potential difference provided physical conditions like pressure, temperature, remains constant। तो बच्चों ठीक है, ओम्स लॉ का क्या कहना है ना,
कि जो भी किसी भी कंडक्टर से जो करंट फ्लो कर रहा होगा, द करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर से जो करंट फ्लो करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। अगर आप ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो करंट भी ज्यादा फ्लो करेगा। अगर आप 2 ही वोल्ट अप्लाई करोगे पोटेंशियल डिफरेंस तो करंट कम होगा, 10 वोल्ट करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिए तो करंट भी बढ़ जाएगा। और अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट कर दिए, है ना, और ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस कर दिए तो करंट और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो यही कहना है ओम्स लॉ का कि द करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट भी, है ना, बढ़ेगा। दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन इसके लिए क्या शर्त है बच्चों की प्रेशर, टेम्परेचर ये सब कांस्टेंट रखना है। आप ऐसा ना हो कि आप कंडक्टर में प्रेशर लगा के उसका शेप साइज चेंज कर दिए या कंडक्टर को हीट देके, है ना, कंडक्टर का टेम्परेचर बदल दिए। ये सब नहीं करना है, ये सबको कांस्टेंट रखना है, ठीक है। उसके बाद आप जितना ज्यादा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे करंट उतना बढ़ता जाएगा। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है अगर इस बात को हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है, कि द करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर, करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस यानी भी के, है ना। हम लोग इसको, ठीक है, चेंज करके भी लिख सकते हैं, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर हम इस यहाँ प्रोपोर्शनल साइन को हटाए तो एक कांस्टेंट आता है ना, ठीक है, यहाँ पे हम लोग आर को रेजिस्टेंस कहेंगे, है ना, आर को क्या कहेंगे, हियर आर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। और हम लोग मैथमेटिकली ओम्स लॉ को, ठीक है, किस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, V इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। ये, है ना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ओम्स लॉ का। This is the mathematical expression of Ohm's law. Here V is the applied potential difference across conductor, I is the current flowing through the conductor and R is the resistance of conductor. और अभी आपने थोड़ी देर पहले ही रेजिस्टेंस के बारे में सुना। क्या होता है रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द कंडक्टर्स टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के, है ना, पाथ में जो ऑब्स्ट्रक्शंस रहते हैं, है ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो बच्चों, ठीक है ना, अगर आप, ठीक है, एसआई यूनिट देखो, है ना, रेजिस्टेंस का, तो क्या होना चाहिए, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बच्चों रेजिस्टेंस आर इज इक्वल्स टू, आप चाहो तो आप लिख सकते हो V अपॉन आई, है ना। भी क्या है, भी है बच्चों, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, जिसे हम लोग वोल्ट में मेजर करते हैं। और आई क्या है, आई है करंट को हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं। तो आप रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट वोल्ट पर एम्पियर बोल सकते हो। और वोल्ट पर एम्पियर को बच्चों हम लोग ओम भी कहते हैं, जिसे हम लोग इस तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग, ठीक है, ये लॉ ओम्स ने दिया, है ना, तो उनके रिगार्ड में हम लोग रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट का नाम ओम रख दिए। जैसे, है ना, ठीक है, आप पढ़े हो कि फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है ना। तो ठीक है, न्यूटन के रिगार्ड में हम लोगों ने फोर्स का ऐसा यूनिट का क्या नाम रख दिया है, न्यूटन रख दिया है। उसी तरह से, ठीक है ना, ओम्स ने एक लॉ दिया, ठीक है, जिसका मैथमेटिकल फॉर्म ये है V इज इक्वल्स टू आई आर। तो यहाँ पे जो आर टर्म है जिसे रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, है ना, इस रेजिस्टेंस का यूनिट, है ना, ओम्स के नाम पे हम लोग, ठीक है ना, ये, ठीक है, ओम्स लॉ चूंकि उन्होंने दिया तो उनके नाम पे हम लोगों ने, ठीक है, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट का नाम क्या रख दिया है, ओम। तो ठीक है, अगर हम लोग थोड़ा सा, है ना, ठीक है, पोटेंशियल के बारे में एक बार और करंट के बारे में और रेजिस्टेंस के बारे में एक बार फिर से डिस्कस कर ले, ठीक है। तो बच्चों एक एक करके हम लोग तीनों को समझें, है ना। तो सबसे पहले करंट, इस एक्सप्रेशन में V इज इक्वल्स टू आई आर में, ठीक है, हम लोग तीनों के बारे में एक बार थोड़ा फिर से रिपीट कर लें, ठीक है, कि करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। तीनों टर्म्स को एक बार अच्छे से फिर से समझते हैं, है ना, ठीक है। तो करंट क्या होता है बच्चों, ठीक है, करंट क्या होता है, तो जितने चार्ज फ्लो कर रहे हो, है ना, ठीक है, अगर किसी कंडक्टर से Q चार्ज फ्लो किया, Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो किया
टी टाइम में, कितने टाइम में, टी टाइम में, तो इससे करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, करंट फ्लो कर रहा होगा Q अपॉन टी। यानी कि हम लोग करंट को डिफाइन करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। Q क्या है, चार्ज, और T क्या है, टाइम। दिस मींस दैट द चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, है ना। जितना चार्ज फ्लो किया पर यूनिट टाइम में, ठीक है ना, पर यूनिट टाइम में, अगर एक सेकंड में, है ना, अगर हम टाइम का वैल्यू 1 कर दें तो एक सेकंड में जितना चार्ज फ्लो करता है किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से, वही क्या है, करंट है। ठीक है, आप, ठीक है, वन करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों, करंट का ऐसा यूनिट होता है 1 एम्पियर। तो आप 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन कर सकते हो, है ना, 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन कर सकते हो, तो ठीक है, आप करंट का वैल्यू 1 चाहते हो, है ना, करंट का वैल्यू 1 एम्पियर चाहते हो, तो चार्ज का वैल्यू भी 1 रख दो, टाइम का वैल्यू भी 1 सेकेंड रख दो, तो 1/1 का रेशियो 1 आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, 1 एम्पियर करंट कैसे डिफाइन करेंगे, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज, है ना, फ्लोज थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। अगर किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितने चार्ज पास हो रहे हो, 1 कूलम चार्ज पास हो रहे हो, कितने टाइम में, 1 सेकेंड में, तो यानी कि उससे, उस कंडक्टर से कितने करंट फ्लो कर रहा है ना, 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है। ठीक है बच्चों, है ना। और आप ये भी जानते हो बच्चों कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि अगर किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से, है ना, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं हर सेकेंड, है ना, अगर किसी कंडक्टर से कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ये बहुत बड़ा नंबर है। अगर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से हर सेकेंड पास हो रहे हो, तो यानी कि उस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है ना, 1 एम्पियर का एग्जाम में पूछा जाता है। 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ, है ना, करंट which passes, ठीक है, which passes when 1 coulomb of charge, है ना, passes through its area in every second। हर सेकेंड अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास हो रहा हो, तो हम लोग करंट क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। तो आपको करंट का फॉर्मूला याद रखना चाहिए। करंट क्या होता है बच्चों, है ना, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। अब देखो, है ना, इस फॉर्मूला में एक और है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, जिसे मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, ठीक है, किसी भी, है ना, 1 कूलम टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से, है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है, वही उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, जिसे हम लोग मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं W/Q से। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है ना। ठीक है, इंफिनिटी से 1 कूलम टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, वही उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, जिसे मैंने पिछले क्लास में बताया है। आप चाहो तो वीडियो, ठीक है, पिछले वीडियो को देख सकते हो, वहां पे इस पूरे बात को समझाया गया है। तो बच्चों अगर चार्ज का वैल्यू 1 कर दें, चार्ज का वैल्यू 1 कर दें, है ना, तो W और V बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग डिफाइन करते हैं कि 1 कूलम चार्ज को, है ना, लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर आपसे, ठीक है, पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों, वोल्ट होता है, वोल्ट। तो आप 1 वोल्ट कैसे डिफाइन करोगे, 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट कैसे डिफाइन होगा बच्चों, अगर वर्क का वैल्यू 1 जूल हो, चार्ज का वैल्यू 1 कूलम हो, है ना, ठीक है, तो 1/1 का रेशियो 1 हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि अगर 1 कूलम टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में अगर, ठीक है ना, 1 जूल ऑफ वर्क करना पड़ा हो, 1 कूलम चार्ज को आप इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हो, ऐसे समझो कि कोई चार्ज है ना, ये कोई चार्ज है, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, ठीक है, और आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इंफिनिटी से 1 कूलम टेस्ट चार्ज ला रहे हो, है ना, और इस 1 कूलम टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में 1 जूल ऑफ वर्क करना पड़ा हो, ठीक है ना, इस पॉइंट तक पहुंचाने में, तो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा 1 वोल्ट, है ना। इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन in bringing a unit positive test charge from infinity to a particular point inside an electric field, then the electric potential at that point is said to be 1 volt।
ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है ना किसी 1 कूलम चार्ज को लाना है कहां से, इंफिनिटी से, तो इंफिनिटी से 1 कूलम टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में अगर 1 जूल ऑफ वर्क करना पड़ा हो तो यानी कि उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है बच्चों, 1 वोल्ट है, ठीक है ना। तो हम लोग 1 वोल्ट इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। और एक तीसरा टर्म है बच्चों रेजिस्टेंस, है ना। तो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले समझाया कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो जब कोई कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एटम से रेगुलरली कोलाइड करते हैं, है ना। और ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पाथ में जो ये ऑब्स्ट्रक्शंस होता है ना, हम लोग इसे ही क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। और रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम। तो ये रेजिस्टेंस है ना क्या, ठीक है। अभी हम लोग जिस ओम्स लॉ को हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है ना, जिसे हम लोग मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं V=IR से, ठीक है, क्या है ना, क्या ये नेचुरल लॉ है ना, क्या इस यूनिवर्स के जितने भी मटेरियल हैं इस ओम्स लॉ को ओबे करते हैं क्या, ठीक है। तो इसका आंसर नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि सारे ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस यूनिवर्स के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो इस ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, है ना। जो मटेरियल ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उस तरह के मटेरियल्स को हम लोग ओमिक कंडक्टर कहते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ओमिक कंडक्टर किसे कहेंगे, है ना, ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर वैसे कंडक्टर्स, वैसे मटेरियल्स, है ना, जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं उस तरह के मटेरियल्स को क्या कहते हैं बच्चों, ओम्स लॉ, ठीक है, ओमिक कंडक्टर कहते हैं, है ना। दोज मटेरियल्स, है ना, दोज मटेरियल्स which strictly obeys Ohm's law, Ohm's law are called ओमिक कंडक्टर। वैसे मटेरियल जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं उस तरह के मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, है ना, ओमिक कंडक्टर कहते हैं। जैसे, है ना, कौन से ऐसे मटेरियल हैं जो, है ना, V=IR, ठीक है ना, इस लॉ को मानते हैं, है ना। तो ऐसे मटेरियल कौन कौन है, कॉपर हो गए, अल्युमिनियम हो गए, है ना, ठीक है, सिल्वर हो गए, ठीक है, आयरन हो गया, ये सब मटेरियल ऐसे हैं जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, है ना। ये मेटल्स हैं, कंडक्टर्स जितने भी हैं, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, इसलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं, ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। इस तरह के मटेरियल का अगर आप V वर्सेस I ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, अगर आप, है ना, जो आपने ओम्स लॉ लिखा था V=IR, है ना, V=IR, तो अगर आप V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जो भी मटेरियल ओम्स लॉ को ओबे करते हैं उनका V वर्सेस I ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन होगा, ठीक है। जिनका भी ग्राफ V वर्सेस आप I का ग्राफ ड्रॉ करें और अगर वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, मतलब उस तरह के मटेरियल, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन जो है ना एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है और जो कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, अगर ऐसा ग्राफ ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, तो जिस मटेरियल पे ग्राफ ऐसा आ जाए, है ना, वो सब मटेरियल ओमिक कंडक्टर कहे जाएंगे, है ना। और जो भी मटेरियल ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहे हैं उस तरह के मटेरियल को हम लोग नॉन ओमिक कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग नॉन ओमिक कंडक्टर किसे कहेंगे, नॉन ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर दोज मटेरियल which does not obey Ohm's law are called non-ohmic conductor, non-ohmic conductor। तो सबसे पहली बात कि आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, कि, है ना, ओम्स लॉ सारे तरह के मटेरियल ओबे नहीं करते हैं। ऐसा हर मटेरियल नहीं है जिसमें आप भी बढ़ाते जाओ तो I भी बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो,
जिसे हम लोग भी कह रहे हैं, और जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है जिसे हम लोग आई कह रहे हैं, तो आप भी का वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो आई का वैल्यू बढ़ता जाएगा एकदम सेम प्रोपोर्शन में, है ना। ऐसा सारा मटेरियल नहीं है ना। ओम्स लॉ कोई नेचुरल लॉ नहीं है, हर मटेरियल ओम्स लॉ को ओबे करेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो जो मटेरियल ओम्स लॉ को ओबे करता है ना, वो ओमिक कंडक्टर कहलाएगा, और जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेगा वो नॉन ओमिक कंडक्टर कहलाएगा, ठीक है। जैसे नॉन ओमिक कंडक्टर के कुछ एग्जांपल्स हैं, है ना, जैसे कि आप एलईडी, है ना, लाइट इमिटिंग डायोड, है ना, ठीक है, एलईडी जो हम लोग बल्ब भी लगाते हैं, और है ना सोलर सेल, ये सब, ठीक है, ये सब ऐसे मटेरियल हैं कि जो, ठीक है, सिलिकॉन, है ना, सोलर सेल सिलिकॉन या जर्मेनियम के बने होते हैं, है ना, ये सब, ठीक है, ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर, ये सब ऐसे मटेरियल हैं, है ना, ट्रांजिस्टर जिनका यूज हम लोग एम्पलीफायर के फॉर्म में करते हैं। एम्पलीफायर जैसे, ठीक है, आप माइक में भी एम्पलीफायर लगा होता है, आप लो इंटेंसिटी का साउंड वेव प्रोड्यूस करते हो, और माइक क्या करता है उसे, ठीक है, लार्ज एम्पलीट्यूड का साउंड वेव में कन्वर्ट कर देता है, लार्ज इंटेंसिटी का। तो उसमें क्या होता है बच्चों, ठीक है, एम्पलीफायर लगा होता है, और वो एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर का बना होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ मटेरियल्स मैंने आपको लिख के दिखाया है ना, लाइट एलईडी हो गया, सोलर सेल हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है ना, डायोड्स हो गया, डायोड्स, ठीक है, ये सब कुछ ऐसे मटेरियल हैं, है ना, जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। इनका आप ग्राफ बना के देखोगे, ठीक है, ग्राफ बना के देखोगे भी वर्सेस आई का, तो ऐसा नहीं है कि ये, ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन पास होगा। इनका ग्राफ ऐसा भी बनेगा, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, टेढ़ा भी बन सकता है, ठीक है। तो इस तरह के मटेरियल को हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, ऐसा ग्राफ बन रहा है, आप देख सकते हो। भी वर्सेस आई का ग्राफ अगर आप बनाओगे तो इनका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, है ना, इस टाइप का। तो ये सारे मटेरियल कैसे हैं बच्चों, ठीक है, ये इस तरह के मटेरियल, इस तरह का जिसका ग्राफ आएगा वो समझो क्या है, नॉन ओमिक कंडक्टर, जहां पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं है, ये सब, ठीक है, इस तरह के मटेरियल को क्या कहेंगे हम लोग, नॉन ओमिक कंडक्टर। तो अभी हम लोगों ने क्या समझा, है ना, वैसे ठीक है, वैसे मटेरियल जिसमें, है ना, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे पोटेंशियल डिफरेंस के। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाओ तो आई भी बढ़ता जाएगा। जो इस बात को फॉलो करेगा, जो भी मटेरियल, वो ओमिक कंडक्टर कहलाएगा, और जो इस बात को फॉलो नहीं करेगा वो कहलाएगा नॉन ओमिक कंडक्टर, ठीक है ना। और ओम्स के ही नाम पे हम लोगों ने रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या नाम रखा है ना, ठीक है, हम लोगों ने रेजिस्टेंस के एसआई यूनिट का हम लोग नाम ओम रखा है। तो बच्चों, ठीक है, हम लोग जो इस एक्सप्रेशन में रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो हम लोग इस एक्सप्रेशन में आर देख रहे हैं, है ना, इसे हम लोग रेजिस्टेंस कह रहे हैं, है ना। और रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, हम लोग ये समझना चाहें, है ना, factors affecting the resistance, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो सुनो बच्चों, ठीक है, रेजिस्टेंस 4 फैक्टर्स पे बेसिकली डिपेंड करता है, क्या क्या, है ना। तो ये कोई कंडक्टर है तो इसके लेंथ पे डिपेंड करेगा, है ना, कंडक्टर का लेंथ कितना है इस बात पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है। इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है इस बात पे डिपेंड करता है। ये मटेरियल, ठीक है ना, ये जो कंडक्टर है वो किस मटेरियल का बना हुआ है इस बात पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। और चौथा, इसका टेम्परेचर कितना है इस बात पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ना। क्या क्या है, उस मटेरियल का लेंथ, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना, वो किस मटेरियल का बना हुआ है ना, वो आयरन का बना हुआ है कि कॉपर का कि सिल्वर का कि गोल्ड का, है ना, किसका बना हुआ है, अल्युमिनियम का, उस पर डिपेंड करेगा। और साथ ही साथ इसके टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो बच्चों रेजिस्टेंस, है ना, हम आपको समझाते, रेजिस्टेंस जिसे हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर के, लेंथ ऑफ कंडक्टर के,
ठीक है, लेंथ को हम लोग एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ ऑफ कंडक्टर। अगर आप लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। कैसे, है ना, तो अगर आप लेंथ बढ़ाओगे, ठीक है, तो अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, पहले इसको इतनी दूर तक कोलिजन सफर करना पड़ता था। आप इसका लेंथ बढ़ा दोगे तो ज्यादा लेंथ तक इसको कोलिजन सफर करना होगा, तो इसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। अगर आप किसी मटेरियल का लेंथ डबल कर दोगे, डबल कर दिए, तो क्या होगा, पहले इतने ही लेंथ तक इसको कोलिजन सफर करना पड़ रहा था, इतना ही लेंथ में ऑब्स्ट्रक्शंस था, अब इसको डबल लेंथ तक ऑब्स्ट्रक्शन सफर करना होगा इलेक्ट्रॉन को, तो क्या होगा, है ना, उसके पाथ में रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। तो यानी कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। अगर आप लेंथ डबल करोगे तो रेजिस्टेंस भी डबल होगा, आप लेंथ 4 टाइम्स करोगे तो रेजिस्टेंस भी 4 टाइम्स हो जाएगा, है ना, लेंथ हाफ करोगे तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर बच्चों, ठीक है, रेजिस्टेंस जो है ना, रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। इट मींस अगर एरिया ज्यादा है, ठीक है ना, एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, क्यों, है ना, अगर सोचो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा कर दिए तो पहले इलेक्ट्रॉन को इतने ही एरिया में मूव करना पड़ रहा था, अब क्या है, उसके पास ज्यादा एरिया है, तो ज्यादा एरिया है तो ठीक है, इसके मूवमेंट में, है ना, ठीक है, इसका मूवमेंट ज्यादा इजीली हो पाएगा। अब ये कम कोलिजन, ज्यादा स्पेस है ना इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए, तो वो कोलिजन कम सफर करेगा, इसलिए उसका रेजिस्टेंस भी डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर एरिया बढ़ेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा, है ना, तो स्पेस ज्यादा मिलेगा इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए, तो कोलिजन कम होगा, है ना। जैसे कि आप लोग, ठीक है, हाईवे में चलते होंगे तो वहां पे अगर 8 लेन रोड है ना, तो वहां पे मूव करना आसान होता है ना। ठीक है, अगर कोई सिंगल रोड है तो वहां पे दोनों साइड से लोग आ जा रहे हो तो ये ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, मूवमेंट में, है ना, ज्यादा परेशानी आती है। तो उसी तरह से अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आसान हो जाता है, इसलिए जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया उतना कम कोलिजन, उतना, है ना, कम रेजिस्टेंस, है ना। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होने पे रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को एक साथ लिखे बच्चों, ठीक है, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं, एल अपॉन ए, है ना। क्या लेंथ और एरिया पे ही डिपेंड करेगा कि मटेरियल पे भी, तो ऑब्वियस सी बात है मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा। क्यों, है ना, अगर, है ना, मटेरियल अलग अलग होगा, जैसे मान लो अगर सिल्वर है ये और ये आयरन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सिल्वर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होता है, आयरन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होता है ना। ठीक है, तो मटेरियल चेंज होगा तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स चेंज होगा, तो इसलिए मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लिखते हैं रो, है ना, इस रो को बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, है ना। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। तो हम लोग रो को क्या बोलते हैं, ठीक है, तो रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला आ गया, रो एल बाय ए, है ना, रो एल बाय ए। यहां पे हम लोग रो को क्या बोलते हैं, हेयर रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। हम लोग इसे क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, या, है ना, या फिर इसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहीं पे आपको लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, लेकिन ज्यादा पॉपुलर नाम इसका क्या है, रेजिस्टिविटी। ठीक है, रो क्या है, रेजिस्टिविटी। और रो किस पे डिपेंड करता है, तो रो मटेरियल पे डिपेंड करता है कि किस मटेरियल का कंडक्टर है ना, आयरन है कि कॉपर है कि सिल्वर है कि एल्युमिनियम है कि गोल्ड है, उस पे डिपेंड करेगा रो, और साथ ही साथ टेम्परेचर पे। ठीक है, तो, है ना, द वैल्यू ऑफ रो मतलब रेजिस्टिविटी। ठीक है, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी यानी कि रो किस पे डिपेंड करता है बच्चों, है ना, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो आप यहां से देख सकते होगे, है ना, कि रेजिस्टेंस ओवरऑल 4 फैक्टर्स पे डिपेंड किया, किस पे, लेंथ पे,
क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, है ना, और रेजिस्टिविटी पे। तो ये रेजिस्टिविटी दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर गया, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो R इज इक्वल टू रो एल बाय, तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड कर रहा है, और रो पे, है ना। रो फर्दर दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, किस पे, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे। यानी कि रेजिस्टेंस टोटल 4 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे, एरिया पे, मटेरियल पे और टेम्परेचर पे, है ना। तो रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला होता है बच्चों, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, है ना, जहां पे रो को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अभी इस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, है ना, रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ। रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं कंडक्टर के अंदर तो उन इलेक्ट्रॉन्स को अपने पाथ में बहुत सारा कोलिजन सफर करना पड़ता है। तो इलेक्ट्रॉन्स के पाथ में जो ये ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस 4 फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, जैसा कि अभी आप लोगों को बताया गया, है ना। लेंथ पे, एरिया पे, है ना, मटेरियल पे और टेम्परेचर पे, इन 4 फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करते हैं। फिर बच्चों, ठीक है, आपने पढ़ा ओम्स लॉ, है ना। ओम्स का क्या कहना है कि किसी भी कंडक्टर से जो करंट फ्लो करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के, है ना, ठीक है। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करते जाएंगे उतना ज्यादा करंट फ्लो करता जाएगा, ठीक है। और आप इसको मैथमेटिकली जब एक्सप्रेस करते हैं, है ना, इस लॉ को, तो आप ठीक है किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, V इक्वल्स टू IR, है ना। क्या, है ना, दुनिया का हर मटेरियल इस इक्वेशन को ओबे करता है, V इक्वल्स टू IR? नहीं, है ना। जो मटेरियल ओबे करता है उसे हम लोग ओमिक कंडक्टर, जो नहीं करता है उसे हम लोग नॉन ओमिक कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ओमिक कंडक्टर का V वर्सेस I ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, है ना, ठीक है। ओमिक कंडक्टर के लिए ग्राफ ऐसा बनता है V वर्सेस I का, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। लेकिन जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेगा उसका ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा, उसका कर्व्ड लाइन रहेगा, कर्व्ड, ठीक है ना। तो ये सारी बातों को आज के क्लास में हम लोगों ने सीखा, ठीक है बच्चों, थैंक यू।